देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप लोग समय को बिल्कुल भी मत गवाइए, क्योंकि समय को गंवाने का ठीक मतलब है कि हम अपने भविष्य में अनगिनत मुश्किलों को आमंत्रित कर रहे हैं और आपका भविष्य कभी भी स्वर्णिम नहीं बन सकता है यदि आप आज के समय को गंवा रहे हैं, क्योंकि आज आपके पास जो समय है वो बेहद ही कीमती है। एक एक दिन करते करते एक सुबह ऐसी आएगी जिस सुबह आपको अपने हाथों में एडमिट कार्ड लेकर के आपको परीक्षा सेंटर पर जाना होगा और आपको परीक्षा भवन में बैठ करके एग्जाम देना होगा। तो उस दिन को ख्याल में रखते हुए इतने अच्छे ढंग से आज पढ़िए ताकि जब आप परीक्षा भवन में बैठे तब आप मायूस न रहें, बल्कि आपकी कलम बिना रुके चलती रहे और आपका जो अंक आए वो आपको एक संतोष दे, आपको एक खुशी दे। आज राजनीति शास्त्र के तीसरे अध्याय लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों को मैं आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूं। और वो ये इस पाठ से जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये वो प्रश्न है जो कि अब तक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, अर्थात उन बोर्ड मॉडल प्रश्नों का आपको सटीक उत्तर इस वीडियो में सेशन में जानने को मिलेगा, जिसके सुनने के पश्चात हो सकता है कि इससे भी कुछ एक प्रश्न जो है सो आपके परीक्षा में जरूर रहे। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न अब मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप लोग केवल ध्यान से सुन लीजिएगा और ऐसी आशा है कि सुनने मात्र से आपको पूरा क्वेश्चन जो है उसका उत्तर आपको आ जाएगा। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? भारत ने बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया? तो लिखेंगे बहुदलीय प्रणाली पहले है क्या? तो वैसा प्रणाली जिसमें एक दल नहीं बल्कि कई दल होते हैं तो उसे बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है। भारत में बहुदलीय प्रणाली इसलिए अपनाया गया ताकि लोगों के पास भी एक विकल्प हो, अर्थात लोगों के पास भी एक ऑप्शन हो कि वो किस राजनीतिक दल को चुने, किस पार्टी में किस दल को वो चुने। क्योंकि सभी पार्टियों की क्या है, सभी पार्टियों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीतियां हैं। तो इस बात को ध्यान में रख करके क्या किया गया है, तो बहुत सारे दलों की स्थापना है, बहुत सारे दल हैं और तो व्यक्ति के पास एक विकल्प होता है कि वो किस दल का वो चुनाव करते हैं और किस दल के अंतर्गत वह कार्य करते हैं। तो क्या होता है, भारत में बहुदलीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई ताकि लोगों को एक विकल्प दिया गया कि लोग अपने मन के मुताबिक जिस दल के विचारधारा को वो पसंद करते हैं भारत के लोग, उसको वह चुन सकते हैं और उसे सत्ता की कुर्सी पर आसीन करवा सकते हैं। तो इसलिए भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रख करके क्या किया गया, तो भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई ताकि लोगों के पास कई विकल्प रहे और लोग अपने मन के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल का चयन करें और उसे सत्ता में लाने का प्रयास करें। इस पाठ से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो गुप्त मतदान क्या है अथवा गुप्त मतदान पत्र क्या है, ये ऐसा पूछा जाता है ना। तो लिखेंगे गुप्त मतदान की वह प्रक्रिया है जिसमें अपने मत का दान अर्थात वोट जो है वो गुप्त तरीके से दिया जाता है। आप जब मतदान सेंटर पर गए होंगे तो देखे होंगे कि मतदान सेंटर पर जो मतदाता जाते हैं तो उनके जहां पर वो मत देने के लिए जाते हैं तो वहां पर बैरिकेड किया रहता है ना, घेरा हुआ रहता है। तो वहां पर जाते हैं वो लोग और जो भी मतदाता होते हैं और अपने मन के मुताबिक जो भी प्रतिनिधि को उनको चयन करना होता है, जिस भी व्यक्ति को उनको वोट देना होता है, जिस भी प्रतिनिधि को, तो उस पर वो मुहर लगा देते हैं अथवा बटन का ऑप्शन होता है तो उस पर जाकर देते हैं। मगर ये सारी प्रक्रिया क्या होती है, तो गुप्त तरीके से होती है ना, छिपा के होती है। तो गुप्त तरीके से दिए गए मतदान की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, गुप्त मतदान होती है। और यह गुप्त मतदान की प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि किसी प्रकार का भगदड़ न बचे। हो सकता है जो चुनाव के मतदाता केंद्र जहां पर है तो वहां पर कोई यदि प्रतिनिधि या फिर किसी प्रतिनिधि का कोई व्यक्ति ही है जो कि उससे जुड़ा हुआ, यदि वह देख लेता है कि जो कोई व्यक्ति अदर व्यक्ति ने मत दे दिया किसी अदर प्रतिनिधि को दे रहा है और हो सकता है उसका वह समर्थक हो, तो क्या कर सकता है, तो इस बात पर कहीं ना कहीं विवाद बढ़ सकता है। तो इस बनस्पत में भारत में गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई व्यक्ति जो है सो किसी अन्य प्रतिनिधि का कहीं ना कहीं एक गुप्त तरीके से जिस भी प्रतिनिधि को उसको चुनना है तो उसको गुप्त तरीके से अपने मत के द्वारा उसका चुनाव करे। अथवा गुप्त मतदान पत्र यदि आपसे पूछा जाता है तो लिख दीजिएगा, गुप्त मतदान पत्र एक ऐसा मतदान पत्र होता है जिसमें क्या किया जाता है, तो जिसमें गुप्त तरीके से जिस भी व्यक्ति को यदि मत देना होता है तो उस पर मुहर लगाकर क्या किया जाता है, तो उस पत्र अथवा उस दस्तावेज को किसी न किसी बॉक्स में जाकर के बंद कर दिया जाता है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक दल की परिभाषा लिखिए। तो लिखेंगे राजनीतिक दल एक ऐसा दल होता है
जो कि क्या करता है, तो देश हित में कार्य करता है। और राजनीतिक दल जो होते हैं, इसी दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहा जाता है ना। तो राजनीतिक दल एक ऐसा दल जो कि देश हित में कार्य करता है और देश की जनता की मांगों की पूर्ति करता है और देश के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देता है। तो वैसा दल जो कि देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, जो कि देश के विकास को आगे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित रहे, तो उसी दल को क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल कहा जाता है। इस पाठ से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे दबाव समूह एक ऐसा समूह होता है जो कि सरकार की नीतियों का क्या करता है, तो सरकार की नीतियों के खिलाफ दबाव डालता है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, तो सरकार कुछ ऐसी नीतियां लागू कर देती है अथवा कुछ ऐसे कानून लागू कर देती है जो कि देश हित में नहीं होता है ना। तो इस दृष्टिकोण से और उस परिस्थिति में क्या करती है, तो दबाव समूह क्या करती है, तो सरकार की नीतियों का विरोध करती है ना, कि आपने जो कानून लागू किया है ना, आपने जो विचारधाराएं लागू की है वो देश की जनता के अनुकूल नहीं है। तो दबाव समूह का कार्य होता है कि उस कार्य का विरोध करना, है ना। सरकार जो सत्तारूढ़ सरकार होती है, सत्ता की कुर्सी पर जो आसीन सरकार होती है, तो उसका वह क्या करती है, तो विरोध करती है। और दबाव समूह के अंतर्गत आते कौन कौन से लोग हैं, तो विपक्षी पार्टियां होती है ना, किसानों का समूह होता है ना, चाहे औद्योगिक वर्ग होता है। तो यदि इन वर्गों के प्रति यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई लागू किया जाता है कोई भी कानून जो कि हित में नहीं होता है लोगों के, तो ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, तो विरोध करते हैं। उसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनता दल यूनाइटेड का परिचय दें। तो लिखेंगे जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय दल है, एक क्षेत्रीय पार्टी है ना, जिसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी, है ना। और यह एक ऐसा दल जो इसका मूल कार्य है समाजवाद की स्थापना करना और दलितों को, वंचितों को उनका अधिकार दिलवाना। साथ ही साथ यह एक ऐसा दल है जिसका चुनाव चिन्ह है तीर, और जो कि भारत में भी सत्तारूढ़ सरकार भी है ना। हमारे देश में राज्य में जो हमारा राज्य है बिहार, वहाँ पर सरकार भी इसी की है ना। उसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो लिखेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे दल होते हैं जिनका प्रभुत्व, जिनका अधिकार क्षेत्र पूरे देश स्तर पर होता है ना। तो वैसा दल जिसका कार्य क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व जो होता है पूरे देश स्तर पर होता है, वैसे दल को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। और ऐसे दल कौन कौन से हैं, तो बीजेपी हो गई, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी है। तो ये सब क्या है, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो कि देश स्तर पर कार्य करती है ना, और देश स्तर पर इसका कहीं न कहीं साख है। तो उसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो लिखेंगे बिहार में 1974 ईस्वी में जो छात्र आंदोलन हुआ उसका प्रमुख कारण था बेरोजगारी और खाद्यान्न के मूल्य में हुई अत्यधिक वृद्धि। खाद्यान्न के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, तो इसलिए छात्रों ने आंदोलन किया, है ना। और साथ ही साथ बेरोजगारी भी प्रमुख कारण रहा बिहार में छात्र आंदोलन का। तो हम लोग इस बात का उल्लेख कर देंगे जो कौन कौन सा कारण था। 2 कारण पर्याप्त होते हैं क्योंकि ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, तो 2 कारण हम लिख देंगे तो ये पर्याप्त कारण माने जाएंगे। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिपकू आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो लिखेंगे चिपकू आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई की जा रही थी, तो वृक्षों की होने वाली अंधाधुंध कटाई को रोकना, साथ ही साथ वन्य में रहने वाले जो जीव होते हैं वो उनकी रक्षा करना चिपकू आंदोलन का मूल उद्देश्य था, है ना। आदिवासी समाज के लोगों ने पेड़ से चिपक करके विद्रोह किया था, उसी को चिपकू आंदोलन कहा जाता है। तो चिपकू आंदोलन में जो क्या किया गया, तो पेड़ से चिपक करके पेड़ की कटाई का विरोध किया गया और साथ ही साथ वन में रहने वाले जो जीव जो थे उनकी रक्षा के लिए भी आंदोलन चलाया गया। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राजनीतिक दल किस प्रकार राष्ट्रीय विकास में सहयोग करते हैं। तो लिखेंगे राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में विभिन्न प्रकार से सहयोग करते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं और उनका मूल लक्ष्य ही होता है क्या, तो वो जिस प्रकार वो जीतने से पूर्व कुछ घोषणाएं करते हैं, है ना। उनका कुछ घोषणा पत्र होता है, जिस घोषणा पत्र में वो क्या करते हैं, तो विभिन्न बातों का उल्लेख करते हैं कि वो जीतने के पश्चात कौन कौन सा कार्य करेंगे। तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जब वो जीत करके आते हैं तो जो भी वायदे वो करते हैं तो उन वायदों को वो पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं और वह उन वायदों पर खरे उतरने का भरसक प्रयास भी करते हैं। और राजनीतिक दल के हिस्से में ही होता है, राजनीतिक दल जो होते हैं उनके हाथों में ही सब कुछ होता है। देश का या तो वो विकास कर दे अथवा देश को विनाश की ओर ले जाए। मगर राजनीतिक दल को जब जो सत्ता में जब आते हैं तो उनका मूल लक्ष्य ही होता है कि सत्ता में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किया जाना जबकि सत्ता की कुर्सी पर जब आसीन होते हैं जिससे कि राष्ट्र का विकास हो, क्योंकि देश का विकास होगा तभी हमारा हर एक समाज कहीं ना कहीं खिलखिलाता नजर आएगा और हम जिस
जिस दुख में और जिस कष्ट में यहाँ पर की जनता जीती है, तो उस दुख या फिर उस कष्ट में लोग न जिए। तो राष्ट्र के विकास में राजनीतिक दल जो है सो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जनता के द्वारा चुने जाने के पश्चात हर वो कार्य करते हैं जिससे कि देश का विकास होता है, जिससे कि समाज का विकास होता है, जिससे कि वंचित, दलित और हर एक वर्ग का कहीं ना कहीं विकास होता है, और न केवल एक धर्म का बल्कि हर धर्म का विकास होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जो होते हैं राष्ट्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब मन से पढ़ते रहिए। आपके पास जो समय शेष है उसे विशेष समझिए, क्योंकि समय को यदि गवाइएगा तो कहीं कहीं नहीं रहिएगा। समय की कीमत जो है उसे समझिए। समय आपके जीवन का एक अनमोल गहना है, और इस अनमोल आभूषण को हमेशा ही अपने मन मस्तिष्क में मानस पटल पर अंकित करके रखिए और मन से पढ़िए, समय से पढ़िएगा और आज का सदुपयोग कीजिएगा तो कल जरूर बेहतर होगा। धन्यवाद।